जिन दिनों में मैंने ये सोचा था कि मैं इसकी तैयारी अब स्टार्ट करूं, उन दिनों में कोविड-19 जो है वो आ गया था। शुरू में जो अप्रोच एक तैयार करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जो फैमिली में मेरे कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, सिविल सर्विस में तो बहुत दूर की बात है। रीड दी एनसीईआरटीज़ थॉरली, एक एक लाइन को ऐसे पढ़ो जैसे कि वो एक गुरु मंत्र की तरह है। मैं रात को सोने से पहले 15 मिनट वर्ल्ड मैप और इंडिया का जो मैप था उसको देखती थी, और ये एक्सरसाइज मैंने हर दिन करी है। एंड में यूपीएससी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछ लिया, राइट। तो मैथ्स की तो रेंज ही बहुत है, आप कितने क्वेश्चन तैयार करोगे। और थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने, 10 क्वेश्चन पूछे आउट ऑफ 18। पीएनसी से 10 क्वेश्चन। जी, दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट अप्लाइज फॉर द मेंस, दैट दिस इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग। आपको महीने लग जाएंगे इसकी तैयारी करने के लिए। उसमें एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है। अच्छा। तो वो क्या होता है, काफ़ी डिटेल अच्छी एनालिसिस करके देता है आपको रिसेंट जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके। तो फिर सिर्फ उसी के सेक्शन को पढ़ने के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस करा। मुझे अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स जो हैं अच्छे लगते थे, तो जब आप लिख कर कोई काम करोगे ना तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग द थिंग्स, यू विल गेट द इम्प्रिंट ऑफ द थिंग यू आर राइटिंग ऑन द पेपर। मैं राजपुरा टाउन डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि कॉमन मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। मेरे फादर हैं जो कि अकाउंटेंट हैं, प्राइवेट जॉब है उनकी। मेरी मदर होम मेकर हैं, और मेरा छोटा भाई है जो कि अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करके आगे की तैयारी कर रहा है। बाकी जो है मेरी तैयारी 2019 में कोर प्रिपरेशन इसकी शुरुआत हुई थी आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, और मैंने जो इसकी तैयारी है वो सोलली घर से ही करी थी। जी, क्योंकि जिन दिनों में मैंने ये सोचा था कि मैं इसकी तैयारी अब स्टार्ट करूं, उन दिनों में कोविड-19 जो है वो आ गया था। अच्छा। तो जो है वो जो रिस्ट्रिक्शंस आ गए थे, हम नहीं जा पा रहे थे बाहर, मिल नहीं पा रहे थे, सोर्सेज को ढूंढ नहीं पा रहे थे करोल बाग जाकर वगैरह। तो मैं वहाँ पर वो एक रुकावट आ गई थी, तो अब प्रिपरेशन को मैं रोक नहीं सकती थी। तो मैंने अपने घर से ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। मैम, घर से आपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा तो कहीं ना कहीं कोई तो सपोर्ट होगा, कहीं से गाइडेंस तो आपने ज़रूर ली होगी। किस तरह चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया, अप्रोच क्या थी? देखिए, शुरू में जो अप्रोच एक तैयार करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जो फैमिली में मेरे कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, सिविल सर्विस में तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखी थी, वो भी रेलेवेंट टॉपर्स जो मुझे लग रहे थे कि बिल्कुल वो लॉजिकल बात कर रहे हैं। जैसे एक श्रुति शर्मा मैम है, उनके बारे में मैंने देखा था। स्मृति मैम है, पिछले साल की रैंक 4 होल्डर हैं वो, और उनका सब्जेक्ट भी जूलॉजी था। तो मैंने उनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। तो ऐसे कुछ टॉपर्स थे जिनका मैंने देखा था, उनके रिसोर्सेज को जाना था कि उन्होंने जो है कैसे अपनी तैयारी इनिशिएट करी थी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले अपना कोर फाउंडेशन को थोड़ा सही करा था एनसीईआरटीज़ को पढ़कर। तो मैं बाकियों को भी यही सजेशन दूंगी कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, प्लीज़ मेक योर कोर फाउंडेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट लाइज इन द रिविजन ऑफ एनसीईआरटीज़। रीड दी एनसीईआरटीज़ थॉरली, एक एक लाइन को ऐसे पढ़ो जैसे कि वो एक गुरु मंत्र की तरह है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैम, जैसे आपने कहा कि टॉपर्स के जो नोट्स थे उनकी जो स्ट्रेटजी थी आपने देखी और उसको फॉलो किया। कितने टॉपर्स, हर टॉपर्स के अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, उनकी अलग अलग अप्रोच होती है, तो इसको कैसे आपने इन सभी के स्ट्रेटजीज़ को समझ के अपनी खुद की स्ट्रेटजीज बनाई होगी, अपने खुद की आपने एक रास्ता तैयार किया होगा, लेआउट, उसमें आपने क्या किया था, क्या इंजीनियरिंग की थी? जी, तो होता क्या है कि हर टॉपर की बिल्कुल अपनी ही स्ट्रैटेजी होती है, और मुझे लगता है कि जो भी इस तैयारी में आ रहे हैं, आप सबकी भी अपनी ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फर्स्टली। हाँ, आप उसमें सजेशंस ले सकते हो दूसरों के। तो मैंने क्या किया था कि जो मेरे लिए रेलेवेंट था, जैसे मुझे अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स जो हैं अच्छे लगते थे,
तो मैंने वही नोट्स बनाए थे। कुछ टॉपर्स क्या करते हैं कि वो डिजिटल नोट्स रखते हैं, अपने सॉफ्ट कॉपी वाले नोट्स होते हैं उनके, वो मैं नहीं करती थी। मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए थे। इसका सजेशन मैंने लिया था श्रुति शर्मा मैम के नोट से, उन्होंने भी यही किया था, तो मैंने भी वही किया और मुझे ये लगता था कि ये मदद करेगा मेरी आंसर राइटिंग में मेंस की, तो मैंने लिखना चालू करा। साथ ही साथ जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको याद करने में तकलीफ आती है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में डेट्स याद करने पड़ते हैं, इवेंट्स याद करने पड़ते हैं, तो जब आप लिख कर कोई काम करोगे ना तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग द थिंग्स यू विल गेट द इम्प्रिंट ऑफ द थिंग यू आर राइटिंग ऑन द पेपर। तो इसीलिए मैंने राइटिंग वाला काम किया था, नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स ऐसे बनाओ ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। नोट्स बनाते वक्त सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। फर्स्टली आप ब्लाइंडली जो भी किताबों में लिखा हुआ है या कुछ भी सोर्स अवेलेबल है उसको सीधा अपने पेपर में उतार दो। दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। थिंक व्हाट यू आर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टॉपिक on monsoons, तो you must be aware about the things that is asked in the questions. Prelims में क्या पूछा जा रहा है, मेंस में क्या पूछा जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को आप अपने नोट्स में बनाइए। दूसरी चीज़, अपने नोट्स को होलसम बनाओ। कैसे? डायग्राम्स डालो। जैसे मॉनसून का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप डायग्राम बनाइए उसमें। उससे क्या होगा कि आपको हर समय थ्योरी नहीं देखनी पड़ेगी, डायग्राम देखकर आपको याद आ जाएगा कि मैंने इस थ्योरी में क्या लिख रखा है। तो ये होती है स्ट्रैटेजी टू क्विकली रिवाइज द थिंग्स। और ये वाली सेम चीज आप अपने मेंस में अप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मॉनसून्स पे क्वेश्चन आता है तो आपके पास पॉइंटर्स तैयार हैं, डायग्राम तैयार है, तो बस आप यू आर ऑलरेडी 70 to 80% देयर, क्लोजर टू योर एग्जाम। शुरू के 2 अटेम्प्ट्स थे, उसमें मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था और सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही थी वो थी CSAT। तो ये मेरे लिए काफ़ी जो था ना डीमोटिवेटिंग हो गया था एक पॉइंट पर आपको प्रिपरेशन में डीमोटिवेट नहीं होना है। तो मैंने क्या किया था, इसमें जज किया था कि मैं आखिर गलत हूँ कहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रैटेजाइज कीजिए। तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें क्या है कि वी हैव सो मैनी थिंग्स, वी आर गेटिंग रेंज ऑफ क्वेश्चंस, पर कुछ पैटर्न सिमिलर हैं। जैसे पॉलिटी के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं 15 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, तो दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम योर सिंगल बुक लक्ष्मीकांत एंड द एनसीईआरटीज। ओके, तो आप वहीं पर स्टिक रहिए। दूसरी चीज़ है, इकोनॉमिक्स से फिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस पूछ लिया ऑन द इन्फ्लेशन, क्वेश्चन पूछा ऑन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है इन्फ्लेशन को लेकर तो आप उन क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर लोगे। तीसरा पैटर्न देखा जा रहा है मैपिंग का। मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक होते हैं। तो मैं इसमें क्या करती थी कि मैं रात को सोने से पहले 15 मिनट वर्ल्ड मैप और इंडिया का जो मैप था उसको देखती थी। मैं बस उसको देखती थी और ये एक्सरसाइज मैंने हर दिन करी है। बहुत बढ़िया। क्या करो आप कि एक कॉन्टिनेंट रख लो एक हफ्ते के लिए। जैसे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, आप 15 मिनट उसी की तरफ देख रहे हो कि कौन सा जो देश है कहाँ पर है। इससे आपके माइंड में कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यूक्रेन का भी क्वेश्चन आया था पिछले प्रीलिम्स में, उन्होंने बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछी थी, राइट। तो ये इवेंट से था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, पर उन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मैपिंग क्वेश्चन बना दिया वहां से, राइट। सो उसमें आप क्या करोगे, अगर आपको मालूम है, आपने यूरोप का मैप देख रखा है, तो आपको पता होगा कि बॉर्डरिंग कंट्रीज वहां पर कौन सी हैं और आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपको करना है। मैपिंग के क्वेश्चन पर आप स्टिक रहिए, वो आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे आप आराम से अगर ये प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ है, आप देखना कि इंटरनेशनल रिलेशन के फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं 2 या 3। आपको एक करंट अफेयर की कोई भी मैगजीन से या फिर हिंदू जैसे मैंने पढ़ा था, तो इन सब से वो क्लियर हो जाएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन है, एक ही किताब से करना है। दूसरा है इकोनॉमिक्स, फिक्स्ड है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो परमानेंटली पूछे जा रहे हैं। आपकी कट ऑफ इस बार की कट ऑफ 75 आई है, हमें 75 मार्क्स जो है उन्हीं के ऊपर लेकर जाना है। और ऐसे अगर आप टारगेटेड वे में तैयारी करोगे अगर, तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। आप ग्रे एरियाज पे मत शूट कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर जो है ना वो रैंडम पूछते हैं, तो कभी कभी वो किताबों में भी नहीं मिल रहा हमें। तो अब जहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट जो रेशो है वो इतना ज़्यादा लो है, तो सेंस नहीं है वहाँ पर उस चीज़ के पीछे भागने का, आपका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। रादर उन चीज़ों की तरफ जाइए जो आपको श्योरिटी है कि ये पूछा जाएगा। जैसे पॉलिटी की फंडामेंटल राइट्स हैं, हर साल उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको प्रिपेयर करो। आपको इसी को स्मार्ट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, इसी को स्मार्ट प्रिपरेशन भी बोलते हैं। तो वहाँ पर टारगेट करो जहाँ पे आपको मालूम है। मैम रिसोर्सेज की बात करें तो ऑलमोस्ट जीएस के लिए रिसोर्सेज तो ऑलरेडी सभी को पता है, फिर भी आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज? ओके, मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज। ज्योग्राफी के लिए मैंने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटीज पढ़ी थी। ज्योग्राफी के लिए? हाँ जी। उसके अलावा एडवांस बुक नहीं मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है आपको जो गैप फिलिंग करना है वो आप पीएमएफ आईएएस से कर सकते हो। और जो जैसे कुछ पैटर्न्स को समझिए, जैसे ना ज्योग्राफी में कुछ पैटर्न्स आते हैं ऑन मिनरल्स, जैसे मिनरल्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने नोट्स बनाए थे गूगल से। मैंने गूगल से आप जो है कुछ मिनरल्स पर डालिए, जैसे MMDR एक्ट है उसके अगर प्रोविजंस हैं उसके नोट्स मैंने बना लिए थे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं था। ठीक है, तो गूगल पर सिंपल टाइप कीजिए, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, टाइप देम, यू विल गेट द डेटा, यू विल गेट द डिफरेंट एलिमेंट्स, वो आप सीधा अपने नोट्स में उतार लीजिए। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनरल्स के नाम दे देते हैं और वो पूछते हैं उसमें कि रेयर अर्थ मेटल्स कौन से हैं इसमें। तो जब ये एनसीईआरटी में नहीं है तो कुछ बच्चे को पता, मतलब कुछ बच्चे तो ब्लाइंडली एनसीईआरटी पे बिलीव करते हैं, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ मिस हो रहा है और उसके लिए मुझे गूगल पे आना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न है ये। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मिनरल्स वाला जो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन रिपीट होता है रिवर्स पे, तो रिवर्स का आपको आइडिया होना चाहिए, कौन सी नदी किधर से बह रही है, उस नदी के तट पे कौन सा नेशनल पार्क है, कोई मंदिर है। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कोई नदी है और नदी के बाजू में एक मंदिर भी है एंशिएंट कोई, तो इन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे क्वेश्चंस में। ऐसा होता है ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन, या फिर कभी कभी नेशनल पार्क पूछ लेते हैं कि इस नेशनल पार्क से कौन सी मेन नदी बह रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो नदी जो है कहाँ से बह रही है। तो इसके लिए क्या मैप वगैरह यूज करेंगे, हम कैसे करेंगे? जी, आप अपने हाथों से मैपिंग करिए। अगर आप अपने हाथों से करोगे तो आपको मालूम होगा वहां पर। ये वाला प्रैक्टिस इंडिया के मैप आते हैं उसमें हम उसको चिन्हित कर दें या कर सकते हो, ये हर किसी का अपना है। मैंने क्या किया था, मैंने मैप बनाए थे। अच्छा, अपने हाथों से मैप बनाए थे आपने? मैंने बनाए थे, जहाँ पर भी जैसे नेशनल पार्क्स हैं तो मैंने नेशनल पार्क के बनाए थे जी। और नदी उसके साथ जी उसके आसपास कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो भी, तो मैंने पैटर्न इसमें देखा था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो मैंने मार्क करे थे। नेशनल पार्क्स को फिर मैंने जो है ये दिखाया था कि इसमें अराउंड कौन सी नदी बह रही है। तीसरी चीज, वहां की वेजिटेशन पूछी जाती है, तो मैंने वेजिटेशन मार्क करी थी, मतलब वहीं पर लिख दी थी बाजू में उसके। और चौथी चीज पूछी जाती है स्पीशीज, जैसे कि हंगुल मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पे मैंने वो जो मेन स्पीशी है वो उसका नाम लिख दिया था। तो ऐसे इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए आपकी जब भी आप कोई भी टॉपिक को कर रहे हो। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच कहाँ से आएगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगी। मतलब एक मैप बना के आप समझ रहे हो कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जी। मैम इसके अलावा जैसे हम अब आते हैं सी सेट पे। हाँ जी, क्योंकि आपके 2 प्री सी सेट के नहीं लिख लेते और मैं समझ सकता हूँ मैम बायो से हैं, तो एक होता है कि मैथ्स कमज़ोर होता है। तो
मैम आपने फिर क्या किया प्री को, स्पेशली सीसेट को में कामयाबी हासिल करने के लिए? आपने एनालाइज किया होगा, चीज़ों को समझा होगा, गलतियों को समझा होगा, फिर उसको आपने करेक्ट किया इस अटेम्प्ट में, क्या किया था आपने? जी, सी सैट में जो है मैंने सबसे पहले क्या गलती करी थी मैं वो बता देती हूँ। मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लिया था। मुझे लग रहा था कि प्रीलिम्स के 1 महीने पहले भी अगर जो है पढ़ लूँगी ना सी सैट को तो हो जाएगा, पर क्या है कि वो बर्डन अप होता रहा, और जो एक तरीका है ना सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, वो मैं डेवलप ही नहीं कर पाई और प्रीलिम्स आ गया। वहाँ पर जो है आई मिस्ड द सी सैट, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, उसकी वजह से मेरा पूरा साल खराब हो गया था। तो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट जब अपना तैयार करना स्टार्ट करा तो मैंने सी सैट को शुरू में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, राइट विद द जीएस। मैंने जितनी इंपॉर्टेंस जीएस को दी थी उतनी ही इंपॉर्टेंस मैंने सी सैट को दी थी। हर दिन का मैंने मार्क कर रखा था कि 1-2 घंटे मैं सी सैट को दूंगी ही दूंगी। तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैंने छोड़ दी थी मैथ्स 10th के बाद, तो आई वेंट बैक टू 9th मैथ्स। जो 9th और 10th की मैथ्स की बुक्स हैं, इनफैक्ट 11th की भी मैंने एनसीईआरटीज को सॉल्व किया था। आरडी शर्मा को एनसीईआरटी की सॉल्व किया था आपने? एनसीईआरटी 11th की और 9th और 10th की आरडी शर्मा को सॉल्व किया था। अब मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, मैथमेटिकल एबिलिटी डेवलप होती है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप में वो लगातार मैथ्स को सॉल्व करने की एक तरीका आने लग जाता है, ठीक है। तो आप उससे टच में रहते हो कंसेप्ट्स के, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। बाय चांस कोई क्वेश्चन है वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब आपको सॉल्व ही नहीं करनी आती तो आप आगे का आंसर कैसे निकालोगे? कॉन्सेप्ट वहां से बेस मिल जाएगा। बेस, यस बिल्कुल। वो जो पहले बेस तैयार करो, फिर दूसरा काम क्या करो, वही है पैटर्न देखो किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में से कोई बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम आपका तैयार होना चाहिए। क्लॉक का क्वेश्चन है तो क्लॉक का क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। डायरेक्शंस का क्वेश्चन है, डायरेक्शंस का क्वेश्चन तैयार करो। तो ऐसे आपको ना देखना पड़ेगा। अब कुछ चीजें जो आती ही नहीं है, साल भर साल वो आ ही नहीं रही हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को मत छुओ। आपको हिट करना है टारगेट पे, क्योंकि इसमें सिलेबस की तो कमी ही नहीं है ना। अब देखिए आपके पास इतने टॉपिक्स थे, एंड में यूपीएससी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछ लिया, राइट। तो मैथ्स की तो रेंज ही बहुत है, आप कितने क्वेश्चन तैयार करोगे। तो जिनको पीएनसी नहीं आता था उनके तो क्वेश्चन चले गए, और थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे उन्होंने, 10 क्वेश्चन पूछे आउट ऑफ 18। पीएनसी से 10 क्वेश्चन? जी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली देयर वर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम पीएनसी। ये 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड कहां पे? 11th में इंट्रोड्यूस होता है पीएनसी जी। अब हुआ क्या था कि मेरे को भी आइडिया नहीं था, और सी सैट का ऑलरेडी मेरे पास ट्रॉमा था जी। तो जब मैं एग्जाम हॉल में बैठी थी तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं 55 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करूंगी ही करूंगी, पर वो जो पीएनसी के क्वेश्चंस थे वो भी सारे मुझसे नहीं बने। तो द क्वेश्चन ऑफ नंबर्स दे ड्रॉप ड्रास्टिकली टू 47, and I was really terrified at that time कि अब मैं क्या करूं। तो मेरे पास वहां पर ये सोचने का वक्त नहीं था कि अब डर जाऊं मैं, नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी आप फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना वो ऑलमोस्ट करेक्ट होने चाहिए। फिर जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे फिर, क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स के रिड्यूस हो गए तो अब कहीं तो बढ़ाने पड़ेंगे ना आपको। और मेंस के बारे में बताइए कि मेंस की तैयारी कैसे किया आपने, किन किन बातों का ध्यान रखा, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, है ना, हमें आंसर राइटिंग कैसे लिखनी चाहिए, क्या क्या बेस्ट टूल और टेक्निक होनी चाहिए एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए? जी सो इसमें सबसे पहले आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। आप अगर सिलोज में तैयारी करोगे कि पहले प्रीलिम्स निकाल लेते हैं फिर मेंस देखेंगे, तो ये वाली अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जी, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। क्या, इट इज़ सुसाइडल अटेम्प्ट।
ओके, सो आपकी तैयारी मिला के होनी चाहिए। प्रीलिम्स आप पैरेलली तैयार करो मेंस के साथ। अब करना क्या है इसमें, आपका तरीका आपके लाइफस्टाइल में होना चाहिए। जैसे आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, उस न्यूज़ के बारे में आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है रोक दिया है ना, तो आपको एनालिसिस होना चाहिए कि वो जो उसका प्रीलिम्स का पार्ट होना चाहिए सबसे पहले तो, कि वो कब आई थी स्कीम, कब लॉन्च हुई थी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहले क्या होता था, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद क्या बदला। नाउ कम टू दी थिंग्स लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया उसका, देन कम टू दी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, देन कम टू दैट पॉइंट कि इसमें भी कुछ बदलाव या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड। तो आप किसी भी न्यूज़ को अगर आप देख रहे हो एज एन एस्पिरेंट, तो उसमें आपके पास एक एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। ये जो एलिफेंटाइन साइज जो सिलेबस है उसको कवर करने का एक ही मंत्र है, दैट इज रिवीजन। तो ये रिवीजन तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर आप नोट्स तैयार कर लेंगे अपने। तो पहले नोट्स पर फोकस कीजिए, सारी चीज़ों के नोट्स बनाइए और क्रिस्प नोट्स बनाइए। मतलब आपको ये नहीं है कि पूरे पेजेस भर देने हैं, बनाइए एक पेज के नोट्स, एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक उसके नोट्स तैयार करो, उसमें स्पेस ज़रूर छोड़ना वैल्यू एडिशन के लिए, ताकि उसमें अगर फ्यूचर में कोई बदलाव आ रहा है तो आप वो डाल सकें। दूसरी चीज़ है फोकस ऑन योर ऑप्शनल, टाइमली फोकस करना। ये मत सोचना कि प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं, इसकी तैयारी पहले ही हो जानी चाहिए। प्रीलिम्स से भी पहले जो महीने होते हैं उसमें आपके ऑप्शनल के नोट्स एकदम तैयार हो जाने चाहिए। क्योंकि क्या है कि कुछ ऑप्शनल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत याद करना पड़ता है, जैसे कि मेरा ऑप्शनल था जूलॉजी में, आपको इतना रिवीजन करना पड़ता है, इतना रिवीजन करना पड़ता है कि आप जो है मतलब आपका पूरा माइंड उसमें लग जाएगा। और साथ ही साथ उसमें एक और चैलेंज ये है कि उसका आपके जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है कहीं पर, तो आपको जितनी ही फोकस जीएस पे करना पड़ रहा है उसका डबल फोकस आपको अपने सब्जेक्ट पर करना पड़ रहा है। तो मेरे को इस वजह से जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए आपके नोट्स, ये सबको मालूम ही होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। लेकिन इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन आपका ऐसा हो जो कि एकदम यूनिक हो और क्रिस्प और छोटा हो। पैराग्राफ नहीं लिखना बहुत बड़ा, छोटा इंट्रोडक्शन डालिए पर वो यूनिक हो। यूनिक इन अ वे लाइक डेटा के ऊपर बना सकते हो आपको इंट्रोडक्शन। एथिक्स के जो इंट्रोडक्शन होते हैं यूजुअली कोटेशंस पे बन जाते हैं, तो आप ऐसे जो है ना कोट्स तैयार करिए, ऐसे डेटा तैयार करिए अपने लिए, लिमिटेड डेटा, पर उन्हीं डेटा को फिर रिवाइज भी करते रहिए। जो बॉडी है आपका उसको डिवाइड कर लीजिए इन मल्टीपल सेगमेंट्स, ठीक है। उससे क्या होता है, इंटरैक्टिव बनता है। कोई भी चीज़ है तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। ये तो हो गया एक ये वाली तरीके। कभी कभी क्या होता है, जैसे इम्पैक्ट पूछे जाते हैं तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, मिड टर्म इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये और क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वहाँ पर आप डायग्राम्स बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। डायग्राम्स में भी अलग अलग टाइप के डायग्राम्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक सजेशन दूंगी, इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है GS3, उसमें आप ग्राफ डालिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में डेटा बहुत रेलेवेंट होता है, तो वहाँ पे आप इकोनॉमिक्स सर्वे को कोट कीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लिए नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। मल्टीपल सोर्स से नोट्स तैयार कीजिए और वो नोट्स क्रिस्प होने चाहिए कि बस अब आपको यही 10 लाइनें जो हैं उनको पढ़ना है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाहर नहीं जाना है। दूसरी चीज़ है, एक करंट अफेयर की बुकलेट फॉलो कीजिए। जैसे मैंने विजन की करंट अफेयर की बुकलेट फॉलो की थी, वो इसीलिए मैंने विजन की फॉलो की थी क्योंकि विजन का जो पैटर्न है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है मेंस आंसर राइटिंग। अब हर सब्जेक्ट का अपना इंट्रोडक्शन होता है,
राइट। तो इंट्रोडक्शंस ऐसे ही बनने चाहिए। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में यूजुअली डेटा अगर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, वहाँ आप डाल सकते हो कि जो है यूएन के डेटा से अकॉर्डिंग पता चला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 हो चुकी है, अभी रिसेंटली ऐसे बताया बिलियन हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप डेटा डाल सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसी है, मॉनसून पे क्वेश्चन है, एल नीनो पे क्वेश्चन है, वहां पे आप डेफिनेशन से इनिशिएट कीजिए। एथिक्स है, वहाँ कोर्ट से इनिशिएट कीजिए, राइट। या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनके एग्जाम्पल से इनिशिएट कीजिए। तो ऐसे करके होता है। लेकिन यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जितना इम्पोर्टेंट फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, लास्ट इम्प्रेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। और वो एक सिविल सर्वेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन में आपसे वो वे फॉरवर्ड देख रहे होते हैं। तो कंक्लूजन आपका ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। करेक्ट। कंक्लूजन की जो एंडिंग होनी चाहिए ना, वो ऐसी इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। यस, वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि चाहे कितनी ग्रिम रियलिटी हो। जैसे करप्शन पे क्वेश्चन है, लेकिन आपने उसको एक पॉजिटिव नोट पे एंड करा कि ये रिफॉर्म्स होंगे तो करप्शन जो है हमारी सोसाइटी से हट जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कंक्लूजन आपके ऐसे ही एंड होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन में फिर उससे क्या होता है कि मज़ा आता है। इंट्रोडक्शन के अपने मार्क्स होते हैं, कंक्लूजन के अपने मार्क्स होते हैं, बाकी बॉडी के तो चलो उसमें तो आप लिख ही दोगे, क्योंकि आप इतना पढ़ रहे हो तो आप लिख दोगे, ऐसा नहीं है। बाकी आप प्रैक्टिस बहुत करो। डोंट वेट फॉर प्रीलिम्स टू एंड कि उस 3 महीने में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड नहीं है। जैसे वो बोला जाता है ना कि दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट अप्लाइज फॉर द मेंस, दैट दिस इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग। आपको महीने लग जाएंगे इसकी तैयारी करने के लिए, तो ये तैयारी पहले ही इनिशिएट कर दीजिए। इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन में। जैसे मैंने 2 न्यूज़पेपर पढ़े थे इस दौरान, हिंदू पढ़ा था और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। इन दोनों को मैंने इंटरव्यू के अराउंड ही पढ़ा था। तो इससे क्या था, मुझे आइडिया रहता था। इंडियन एक्सप्रेस मैंने क्यों पढ़ा था वो मैं बता देती हूँ। उसमें एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है। अच्छा। तो वो क्या होता है, काफ़ी डिटेल्ड अच्छी एनालिसिस करके देता है आपको रिसेंट जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके। तो फिर सिर्फ उसी के सेक्शन को पढ़ने के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस करा था जी। बाकी तो द हिंदू तो मैंने थ्रू आउट द प्रिपरेशन करा है। तो इंटरव्यू की भी आपको ऐसी तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, ये पहला इंटरव्यू है इस सीज़न का जिसमें मैंने क्वेश्चन बहुत कम पूछे मैम से। क्वेश्चन पूछने से पहले ही मैम ने जवाब दे दिए और वैसी चीज़ें बताई आपको जिसका आप यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर नहीं बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, गॉड ब्लेस यू। आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, IAS IPS IAS बन रही हैं आप, और मुझे पता है आप बाखूबी अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरह से निभाएंगी, जो भी गवर्नमेंट की तरफ मिलेगी। और अपने चंडीगढ़, पंजाब कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट पटियाला। पटियाला का नाम रोशन करेंगी, इस देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच।